हेलो। हाँ जी। अ, जो आप पहले बताए थे ना, लाइक एक हाउस में दूसरा भी रह सकता है, वो थोड़ा मुझे कंफ्यूजन लगा। ओके। हाउ डू यू राइट दैट? डिफरेंट डिफरेंट कैसे रहता है, एक हाउस में दूसरा कैसे रहता एक हाउस में दूसरा नंबर कैसे आ है? जाता है? नंबर, दो नंबर, हाँ हम्म, वो। ठीक है। ठीक। कोई कर रहा है, एक सेकंड। थोड़ा ज़ोर से आवाज़ नहीं आई है। ठीक है, आई एम नॉट गेटिंग द अनम्यूट बटन। ओके, ठीक है। सो देखिए, हम आपको एक बार और समझा दे रहे हैं। आवाज़ आप सभी को क्लियर आ रही है? तेज़ आ रही है आवाज़ या नहीं? हल्की तो नहीं आ रही? ठीक है, सही आ रही, गुड। हम्म, ठीक है। आपने पूछा कि सबसे ज़्यादा डाउट वाली चीज़ आपको ये लगी कि यहाँ पर ये चेंज कैसे हो जाता है, राशियाँ कैसे चेंज हो रही हैं। तो हमने आपको बोला कि उससे पहले समझना पड़ेगा सूर्य। हम सूर्य 30 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूर्य से ही सारा कुछ अपना सोलार सिस्टम चल रहा है। सूर्य सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्रह है, इसलिए सूर्य को ग्रहों का राजा बोला गया। सूर्य हर 1 महीने पे अपनी राशि चेंज कर देते हैं। ठीक है, मतलब एक हाउस से दूसरे हाउस में सूर्य पहुंच जाते हैं। हमने आपको बताया ते 14 अप्रैल से 14 मई के बीच में सूर्य होते हैं मेष राशि में। ठीक है, और 14 मई से लेकर 14 जून तक सूर्य किस में होते हैं? वृषभ राशि में। उसी हिसाब से 14 जून से 14 जुलाई तक होंगे मिथुन में, और जुलाई से लेकर अगस्त तक हो जाएंगे कर्क में। ठीक है, सितंबर में हो जाएंगे सूर्य अपनी राशि में, सिंह राशि में। ठीक है, 15 सितंबर तक। पूरे सितंबर तक नहीं, 15 सितंबर तक। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सूर्य चेंज हो रहे हैं, सूर्य हर महीने अपनी राशि चेंज कर लेते हैं। और पूरे जितने जितना हमने समय बताया उस समय में सूर्य इसी में ही रहते हैं, मतलब इस नंबर से ही चिपके रहेंगे, सूर्य इससे हटेंगे नहीं। जैसे अभी वर्तमान में जून चल रहा है, और जून में है सूर्य 15 13 14 जून तक जो है सूर्य किस में रहेंगे? वृषभ में ही रहेंगे। तो सूर्य आपके वृषभ में ही रहेंगे। ठीक है, और हमने एक चीज़ बताई आपको कि हर 2 घंटे में पृथ्वी घूम जाती है। कितना? 30 डिग्री। ठीक है, तो 24 घंटे में जो पृथ्वी है पूरा एक चक्कर लगाती है ना। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पृथ्वी 2 घंटे में कितना घूमती है? 30 डिग्री घूमती है। मतलब हमने बताया 120 मिनट, मतलब 2 घंटे हो गए। 2 घंटे में कितनी घूमी? 30 डिग्री। ठीक है, और इसी हिसाब से पृथ्वी पूरा चक्कर जो है 360 डिग्री कितने में लगा लेगी? 360 डिग्री पृथ्वी घूम जाती है। ठीक है, एक दिन में। तो यहाँ पर हमने बताया कि जिस समय पे सनराइज होता है, जिस समय पे सूर्य उगता है, वही आपका लगन होता है। ठीक है, मतलब वो आपका लगन तब हुआ जिस समय पे अगर सूर्योदय के टाइम पे ही आपका जन्म हुआ। सपोज आपका जन्म हो गया जाके 10 बजे। ठीक है, इसी महीने में हम मान लेते हैं 1 जून है, किसी भी बच्चे का जन्म हुआ जाके मान लिया 8:30 बजे जन्म हो गया, तो उसको कौन सा असेंडेंट मिलेगा, कौन सा लगन मिलेगा, उसकी कुंडली में फर्स्ट हाउस किस नंबर का होगा? यहाँ पर आपको बहुत दिमाग से सोचना पड़ेगा। जो हमने बताया अभी तक अपना दिमाग वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। हमने बताया कि यहाँ पर आजकल सूर्य हैं 2 नंबर में, मतलब इसमें। ठीक है, तो कुंडली में फर्स्ट हाउस हम मान लेते हैं ये। कुंडली में फर्स्ट हाउस यही है, और इसमें यहाँ पर 2 नंबर लिखा होगा। 1 मिनट, हम आपको सारे नंबर चेंज करके दिखा देते हैं। एक सेकंड, अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, और थोड़े से कान खुले रखिएगा, दिमाग खुला रखिएगा। आई एम श्योर 100% हम आपको समझा देंगे, कोई डाउट नहीं रखेंगे यहाँ पर। ठीक है,
तो निश्चिंत रहिएगा, आएगा सबको समझ में, ऐसा हो ही नहीं सकता ना आए समझ में। ठीक है, हमने बताया आजकल जो सनराइज़ होता है, सनराइज़ आप देख लीजिएगा गूगल करके, इस समय पे लगभग मेरे हिसाब से 5:30 या 6 के बीच में ऐसे हो रहा होगा सनराइज़, या 5 बजे, यही 5:30 बजे के ही आसपास हो रहा होगा। ठीक है, हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, इस समय पे 5:42 पे सनराइज़ हो रहा है। ठीक है, 5:42 सुबह सुबह सनराइज़ हो जाता है। ठीक है, तो अब समझिए यहाँ पर खेल पूरा कि 5:42 हुआ सुबह का 42, तो इस समय पे जो सुबह सुबह चार्ट बनेगा उसमें सूर्य यहाँ पर बैठे होंगे, सन यहाँ पर होंगे आपके, और चार्ट में इस लगन की डिग्री होगी मात्र 1, और ऐसे ही डिग्री बढ़ती बढ़ती चली जाएगी धीरे 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 धीरे, जैसे 30 डिग्री होगी ये समय यहाँ पर हो जाएगा 2 घंटे जोड़ लीजिए, क्योंकि 30 डिग्री तक चलने में कितना समय लगेगा, पृथ्वी को 30 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 120 मिनट लगते हैं, 2 घंटे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पृथ्वी है बीच में, पृथ्वी घूम जाएगी ना, 2 घंटे जब जो होंगे ना तो पृथ्वी थोड़ी सी इधर घूमेगी। तो यहाँ पर 5 में 2 घंटे जोड़ दिए, 7:42 जब होगा समय, जब 7:42 होगा आपका समय, तो यहाँ पर पृथ्वी घूम चुकी होगी इतना कि एक हाउस को ये 30 डिग्री इसने पार कर ली होंगी, तो लगन आपका बन जाएगा जाके अब ये 3 नंबर का, मतलब जो 2 नंबर यहाँ पर लिखा है ना, यहाँ पर आ जाएगा 3 नंबर। ठीक है, किस समय पे बन जाएगा 3 नंबर, यहाँ पर 7:42 से बनने लगेगा, और 7:42 के बाद में 9:42 तक ये जो है यही रहेगा, 7:42 तक ये हो जाएगा। ठीक है, 7:42 तक ये 7:42 से ये स्टार्ट हो जाएगा मिथुन लगन, और 9:42 तक रहेगा। 9:42 से उसके बाद में कर्क लगन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कुंडली अगर बनाते हैं 9:43 पे अगर आप कुंडली बनाते हैं, किसी का जन्म मान लिया 9:42 पे हुआ, उस समय पे ये कर्क लगन होगा, कुंडली के फर्स्ट हाउस में लिखा होगा 4 नंबर। आई होप चीज़ें क्लियर हैं। अपने आप को कोई अनम्यूट करके बोलेगा, समझ में आया कि नहीं आया? यस यस, इट्स क्लियर। क्लियर है। अब आपको समझ में आ गया कि ये घूम कैसे रहा, ये नंबर कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही है। ठीक है, इसीलिए नंबर यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। ओके, कोई पूछ रहा है लगन परिवर्तन और राशि परिवर्तन में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए लगन कहते हैं कुंडली के फर्स्ट हाउस को। ठीक है, और कुंडली के फर्स्ट हाउस में जो राशि होती है वही राशि है, तो जब लगन चेंज होगा राशि भी ऑटोमेटिक चेंज ही हो जाएगी, है ना। क्लियर है, सिंपल सा है। तो आई होप इससे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ें, अदरवाइज़ 2 दिन के वेबिनार में बहुत ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं सीख पाएंगे। तो हम लोग को थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग एकदम खुला रखना पड़ेगा, जितना हम बता रहे हैं उसको एक बार में समझिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम अगर एक्सप्लेन करेंगे तो भी समय लगेगा, लेकिन फिर भी हमें एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी है, डाउट भी आपके क्लियर करना वो भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वेबिनार का मोटो ही ये है कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो पहली वाली स्क्रीन आपको समझ में आ गई। अब दूसरी स्क्रीन पे जाते हैं। हमने आपको बता दिया था यहाँ पर कुछ राशियाँ जो हैं इनके स्वामी कुछ राशियाँ जो पेयर में हैं, जैसे मेष राशि, वृश्चिक राशि, इनके स्वामी एक ही हैं। ऐसे वृष के तुला के स्वामी एक ही हैं, मिथुन कन्या के स्वामी एक हैं, और धनु मीन के स्वामी एक हैं, मकर और कुंभ के स्वामी एक ही हैं। सूर्य चंद्रमा, सूर्य को बोला जाता है राजा, और चंद्रमा एक प्रकार से रानी मान लीजिए। चंद्रमा अगर सूर्य राजा है तो सूर्य किंग है, तो चंद्रमा क्वीन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है उसमें क्या करते हैं, उसमें सूर्य को राशि मानते हैं। सूर्य की राशि देखी जाती है कि जैसे हमने आपको बताया, अभी क्लियर कर दिया थोड़ी देर पहले, कि 14
अप्रैल से 14 मई तक सूर्य होते हैं मेष राशि में, तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर किसी का जन्म हुआ 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक, तो सब बोलेंगे ओ आप एरीज हैं, ठीक है, आप एरीज हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अपने यहाँ डिफरेंट है, अपने यहाँ सन साइन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दे के मून साइन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आपका चंद्रमा कहाँ है, जो चंद्रमा जहाँ पर बैठा होगा वही आपकी राशि होगी, ठीक है। उदाहरण के लिए हमने मान लिया चंद्रमा अभी बैठा है अगर 7 नंबर में, यहाँ पर ये मून आपका 7 नंबर में हमने बैठाल दिया, तो ये हो जाएगा आपका तुला राशि, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगी आपकी तुला राशि। और यही सूर्य अगर बैठ जाए जाके 9 नंबर में तो हो जाएगी आपकी धनु राशि। 10 में बैठ जाए तो कौन सी राशि होगी, मकर, यहाँ पर कुंभ, और यहाँ पर अगर 12 में पहुँच जाएगा तो हो जाएगी मीन राशि, ठीक है। तो राशियाँ इस प्रकार से देखी जाती हैं। जब भी आप अपने चार्ट में देखेंगे जाके ना, तो राशि आपको जहाँ पर आपका चंद्रमा बैठा हो जिस नंबर में, आप समझ जाइएगा आपकी राशि वही है। आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं कि चार्ट में कहाँ पे लिखा हो हमारी राशि कौन सी है, नहीं, चंद्रमा देखिए, जो मून है, जो चंद्रमा है, देखिए किस नंबर में लिखा है। ये नंबर है 1 से लेकर 12 तक, और जहाँ पर चंद्रमा होगा वहीं पर आपकी मून राशि हो जाएगी, ठीक है। अब एक डाउट यहाँ पर और आएगा, वो हम सोच रहे हैं अभी क्लियर कर दें आपको, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में आएगा कि एक होती नाम राशि, एक होती है जो चंद्र राशि, ठीक है, जो जन्म राशि जिसको चंद्रमा की राशि बोलते हैं, और एक नाम राशि होती है। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो इसके लिए एक सूत्र है, पराशर होरा शास्त्र में ज्योतिष की किताब में एक सूत्र लिखा हुआ है, संस्कृत का श्लोक है, उसमें यह है, देशे ग्रामे गृह युद्धे सेवायाम व्यवहार के, देशे ग्रामे गृह युद्धे सेवायाम व्यवहार के, नाम राशिम प्रधानत्वम जन्म राशिम ना चिंतित। मतलब जब किसी समय पे अगर हमें सपोज़ कहीं जाना है, ठीक है, किसी दूसरी जगह पे प्रदेश में जाना है, या किसी दूसरे गांव को हमें सेलेक्ट करना है जाने के लिए, ठीक है, घर में अगर जाना है, प्रवेश करना है घर में, ठीक है, या युद्ध में जाना है, या कोई सेवा के कार्य करने के लिए जाना है, या कोई व्यवहार, ठीक है, तो उस समय पे हमें किसी की जन्म राशि ना देख के हमें नाम राशि देखना पड़ेगा, ठीक है। और जन्म राशि के लिए, जन्म राशि को अलग मतलब उसके लिए और चीज़ों का देखना होता है, जन्म राशि से और चीज़ें देखी जाती हैं। उसके लिए बताया गया है कि जितने मांगलिक कार्य हैं, ठीक है, विवाहे सर्व मांगल्ये, ठीक है, यात्रा दो ग्रह गोचरे, विवाह के समय या जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, विवाहे सर्व मांगल्ये, यात्रा दो, जब यात्रा करते हैं, ट्रैवल करते हैं, उस समय पे आपको, या कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि हम ट्रैवल कब करेंगे, हम विदेश कब जाएंगे, ठीक है, तो उस समय में आपको जन्म राशि देखनी पड़ेगी, मतलब चंद्रमा वाली, चंद्रमा कहाँ बैठा है, या विवाहे सर्व मांगल्ये यात्रा दो ग्रह गोचरे, ठीक है, जन्म राशिम प्रधानत्वम नाम राशिम ना चिंतित। जन्म राशि का प्रधान इसमें होता है, और नाम राशि को यहाँ पर चिंता नहीं करनी चाहिए कि इसमें विवाह के समय, ठीक है, जितने भी मांगलिक कार्य हैं उसमें, यात्रा करते समय, और जो ग्रह गोचर होता है, ठीक है। अब गोचर भी बता देते हैं क्या होता है, क्योंकि हम लोग ने नाम लिया है गोचर का, तो वो भी बता देते हैं। देखिए, गोचर कुंडली भी एक कुंडली होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको ट्रांजिट चार्ट भी बोलते हैं। वो ये होती है कि जिस समय पे आपका जन्म हुआ उस समय का चार्ट, उस समय पे आकाश में कौन सा ग्रह कहाँ पर थे, ठीक है, वो तो आपकी कुंडली हो गई उस समय पे, ठीक है, जिस समय पे आपका जन्म हुआ। सपोज किसी का सुबह 6 बजे का जन्म हुआ, 6 बजे जन्म हुआ, सूर्य यहाँ पर बैठे थे, ठीक है, वृषभ में बैठ गए थे, और बाकी सारे प्लैनेट अलग अलग राशियों में, जहाँ पर इस समय में जो प्लैनेट है ना वो यहाँ पर बैठे होंगे। मतलब सुबह सुबह के समय जितने सारे प्लैनेट आकाश में जिस राशि में होंगे वहाँ पर बैठ जाएंगे आपका इस समय जन्म हुआ। लेकिन क्या होगा, प्लैनेट कोई भी रुका हुआ तो है नहीं, हर प्लैनेट मूव कर रहा है, 1 सेकंड के लिए भी रुकता है नहीं, ठीक है।
तो कोई प्लेनेट यहाँ पर था, वो घूम के 4-5 महीने बाद में हो सकता है यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए, यहाँ पहुँच जाए, किसी भी हाउस में जा सकता है। ठीक है, तो जब हम करंट टाइम में चार्ट देखते हैं, क्योंकि देखिए हमारा जब भी जन्म हुआ था आज से 20, 25, 30 साल पहले, तो कहीं पर भी कुंडली में जो भी प्लेनेट थे, लेकिन वर्तमान में वो प्लेनेट कहाँ पर हैं। ठीक है, तो जो भी प्लेनेट वर्तमान में किस राशि में हैं, कहाँ पर हैं, वो जो देखते हैं, वो जो चार्ट बनता है वो कहलाता है गोचर चार्ट। मतलब प्रेजेंट टाइम में जो भी प्लेनेट का हम स्क्रीनशॉट ले लें, स्नैपशॉट ले लें, जो भी प्लेनेट जहाँ पर हैं जिस राशि में, उसका स्नैपशॉट लेंगे तो वो हमारा बन जाएगा गोचर कुंडली। और ये लगन कुंडली होती है जिस समय पे आपका जन्म हुआ। आई होप ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी। मतलब करंट चार्ट जो है एकदम करंट, क्योंकि प्लेनेट जो घूम रहे हैं, तो अगर हमें चाहिए अभी का गोचर, आज का गोचर, आज प्लेनेट कौन कहाँ पर घूम रहे हैं, तो हम आज जब देखेंगे तो उस हिसाब से हमें नज़र आएगा ठीक आज प्लेनेट यहाँ पर बैठे हैं और आपके चार्ट में यहाँ पर ये प्लेनेट यहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे पता चलेगा हमें। और उसका फ़र्क होता है, सपोज़ आपके चार्ट में, अब उसका इंपॉर्टेंस भी बता देते हैं थोड़ा सा, जिससे आपको समझ में आ जाए अच्छा गोचर कुंडली का महत्व क्या है। बन तो गई, लेकिन महत्व क्या है वो भी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, किसी के चार्ट में मान लिया शनि जो है 11 नंबर में बैठे हैं, सैटर्न। ठीक है, शनि जो है 11 नंबर में बैठे हैं किसी भी व्यक्ति के चार्ट में, और अभी करंट ट्रांजिट जो है वो शनि 11 नंबर में ही है। मतलब अभी गोचर में जो वर्तमान समय में, आज के समय में शनि यहाँ पर 11 नंबर में है। ठीक है, आपके चार्ट में भी 11 नंबर में थे और करंट टाइम में भी शनि 11 नंबर में ही है। तो इसका अर्थ ये है कि आपका 11 नंबर बहुत मजबूत हो गया। ठीक है, शनि 11 नंबर को देखेंगे, शनि 11 नंबर को और मजबूत करेंगे। ठीक है, उदाहरण के लिए आपका घर कहीं पर भी, हमने मान लिया दिल्ली में आपका घर है, आप पूरा साल भर घूमते रहते हैं, लेकिन जब वापस आप एक बार साल भर के बाद में दिल्ली जब आते हैं, या कभी भी जब भी आपका दिल्ली आना होता है एक समय के बाद में, तो क्या करेंगे, आप अपने घर को देखेंगे, आप अपने घर में कोई कमी होगी उसको सुधार करेंगे। ठीक है, पेंट अगर छूटी है या कुछ भी कमी है उसको आप बेटर अपने घर को बेटर करवाएंगे ही करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करता है और अपने ही ऊपर से गुजरता है, जो चार्ट में जैसे आपका हमने बताया था 11 नंबर में शनि बैठे, और शनि अगर 11 नंबर में करंट टाइम में भी आ जाएं तो इस चार्ट को बहुत ज़्यादा इस भाव को विशेषकर बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो ये हो गया आपका गोचर चार्ट। ठीक है, एंड ठीक है, बाकी आपने ये समझ लिया मेष राशि, वृषभ राशि, और ये सब हमने आपको समझा दिया है। जितनी सारी राशियाँ आपको समझ में आ चुकी हैं, कौन राशि का क्या सीन है वो सब हमने बता दिया है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आपको जान लेना चाहिए अभी। देखिए, कुंडली के जो हाउसेस हैं, 12 हाउसेस हैं, ये हर चीज़ का अपना अपना इम्पोर्टेंस बताते हैं। जैसे कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है ये कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कुंडली का फर्स्ट हाउस अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और शास्त्र में लिखा हुआ है, देहम रूपम च ज्ञानम च वर्ण च बलावलम सुखम दुखम स्वभावच लग्न भावा निरच्छेद। ठीक है, आपको संस्कृत नहीं समझ में आई होगी, लेकिन हम इसका अनुवाद करके आपको समझा रहे हैं, जिससे आपको एकदम हम अपने मन से कुछ ना आपको मनगढ़ंत कुछ ना समझाते हैं। हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जो भी चीज़ हम आपको बताएंगे वो शास्त्र में जो लिखा है एग्जैक्ट एज इट इज़ वही चीज़ आपको बताएंगे। अपने मन से कोई चीज़ आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि ज्योतिष मेरे बस की बात नहीं, आपके बस की बात नहीं, किसी के बस की बात नहीं ज्योतिष बना दे। ठीक है, तो अपने मनगढ़ंत नहीं बताएंगे, जो भी शास्त्र में है लिखा वो वही बताएंगे आपको। इसमें लिखा है देहम रूपम च ज्ञानम। कुंडली का जो फर्स्ट हाउस होता है उससे ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी देखी जाती है। ओवरऑल आपका शरीर, देह, रूप, आप कैसे दिखते हैं वो भी इसी से डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी के चार्ट में जैसे 10 नंबर या 11 नंबर है तो उसका जो चेहरा होगा ना वो उसी अनुसार होगा, क्योंकि शनि की राशियां हैं तो थोड़ा सा जो शरीर का कॉम्प्लेक्शन है, शरीर की बनावट है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी।
ठीक है। और किसी के अगर यहाँ पर जैसे 2 नंबर लिखा है तो यह शुक्र की राशि और शुक्र खूबसूरती को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसा व्यक्ति का फेस बहुत सुंदर होगा, ऑटोमेटिकली बहुत सुंदर होगा उसका फेस, ठीक है। तो कुंडली के फर्स्ट हाउस से देखते हैं व्यक्ति का स्वभाव भी, व्यक्ति का चेहरा, रूप, आकार, रंग, ये सब फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। स्वभाव भी देख लिया जाता है, ठीक है। सुख दुख भी व्यक्ति के फर्स्ट हाउस से ही देख लिए जाते हैं। सुखम दिखम स्वभावच लग्न भावा निरीक्षेत, लग्न भाव को मतलब फर्स्ट हाउस का निरीक्षण करना चाहिए किसी का। देहम रूपम च ज्ञानम च वर्ण च बलावलम, ये सारी चीज़ें देखने के लिए किसी व्यक्ति में कितना बल है वो भी फर्स्ट हाउस से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट हाउस से देखी जाती हैं, ठीक है। अब आगे तो हम आपको सिखाएंगे तब आपको पता चलेगा ओके ठीक है कितना बल है किस व्यक्ति में, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी कि फर्स्ट हाउस में बैठा कौन है, उससे भी बल निर्धारित होगा। फर्स्ट हाउस की लगन की डिग्री कितनी, हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया लगन कैसे घूमता है और डिग्री उसके कैसे वर्क होती चली जाती है, वो भी हमने समझाया। तो ये सारी चीज़ें मिलके ही डिसाइड करेंगे कि लगन कितना बलवान है, फर्स्ट हाउस कितना बलवान है। मतलब अगर लगन की डिग्री 10 से 20 के बीच में है तो लगन बलवान होगा, ठीक है। लगन मान लिया 1 नंबर है और यहाँ पर मंगल ही अगर बैठ गए हैं, ठीक है, जिस राशि जो भी राशि यहाँ पर एक लिखी है फर्स्ट हाउस में, और उस राशि के स्वामी भी अगर उसमें बैठ जाएं तो जाहिर सी बात है ये उसी प्रकार से अच्छा होगा जैसे कि आपका मकान है और आप अपने मकान के अंदर रह रहे हैं तो अपने मकान को ठीक कराएंगे, डेकोरेट हमेशा कराते रहेंगे, उसमें कोई भी कमी होगी आप तुरंत सही कराएंगे। लेकिन अगर सपोज़ आप किराए के मकान में हैं तो सोचेंगे अरे हम क्यों पेंट कराएं, वो मालिक खुद ही करा लेगा, ठीक है, हमें तो कुछ समय रहना निकल जाना है। तो लेकिन जब अपने मकान में बैठे होंगे ना तो आप कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देंगे अपने मकान में। इसीलिए कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि में होता है वो उसके बल को बढ़ा देता है, ठीक है। शास्त्र में लिखा हुआ है यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतोवा, ठीक है। जो जो प्लेनेट अपने ही राशि को देखता है, अपने ही भाव को देखता है, उसके बल को बढ़ा देता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हाउस का बल बढ़ जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट हाउस हमने बता दिया आपको कौन कौन सी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। अब सेकंड हाउस सबसे पहले कुटुंब को रिप्रेजेंट करता है। आपका कुटुंब कैसा है, परिवार आपका। सेकंड हाउस होता है वाणी का, आपकी बोली कैसी है, ठीक है। और कहा जाता है, ये भी कहा जाता है व्यक्ति की बोली से उसके परिवार का पता लगाया जा सकता है कि उसको कैसे उसका परिवार कैसा, उसको कैसे संस्कार मिले। इसीलिए जब भी बोलिए बहुत सोच समझ के बोलिए, क्योंकि आपकी बोली बता देते हैं कि आप किस कुल से आ रहे हैं, किस खानदान से आ रहे हैं। इसीलिए सेकंड हाउस होता है बोली का, सेकंड हाउस होता है आपके कुटुंब का, परिवार का। सेकंड हाउस होता है जमा धन का, परिवार ने क्या धन आपके लिए छोड़ा, जमा धन, वो भी सेकंड हाउस से देखा जाता है। सेकंड हाउस होता है दाहिनी आँख, पुरुष के लिए दाहिनी आँख, स्त्री के लिए बाईं आँख को रिप्रेजेंट करता है सेकंड हाउस, ठीक है। और पुरानी संपत्ति, पैतृक संपत्ति, ये सब सेकंड हाउस से देखी जाती है। इसके बाद में आते हैं थर्ड हाउस। थर्ड हाउस होता है पराक्रम का, हार्डवर्क का, मेहनत का, ठीक है। थर्ड हाउस से देखते हैं आस पड़ोसी, थर्ड हाउस से देखते हैं सिबलिंग, छोटे भाई बहन विशेषकर, ठीक है। थर्ड हाउस सब कॉन्शियस माइंड का है। थर्ड हाउस देखते हैं आपके विचार कैसे होंगे, कि विचार कैसे आएंगे, वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है। थर्ड हाउस से आप लोगों से कम्युनिकेट कितनी अच्छी तरीके से करते हैं, वो भी थर्ड हाउस से देखा जाता है, ठीक है। इसीलिए थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का बोला जाता है ना, और इसीलिए कहा जाता है कि अपने मित्र बहुत सोच समझ के बनाइए, क्योंकि जैसे आपके मित्र होंगे, जैसी संगति होगी, वैसे गुण आएंगे। आप चोर के साथ रहिए, आपके अंदर चोरी आ जाएगी। एक साधु या संत के साथ में रहिए ना, तो आप भी प्रवचन देने लगेंगे कुछ समय में, ठीक है। अगर आप किसी बिजनेसमैन के साथ में बैठिए ना, तो आपको करोड़ 2 करोड़ आप मतलब ऐसे ही बातें करने लगेंगे, चाहे भले आपकी जेब में 1 रुपया ना हो, लेकिन आपको मतलब वो जो फिगर है ना वो इजी नज़र आएगा। आपको बिजनेस करना बहुत इजी नज़र आएगा, बिजनेस प्लान आपके दिमाग में आएंगे। लेकिन वही अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठ जाइए जो बहुत निराश हो, ठीक है, उसके साथ अगर 15 दिन बैठिए आप, तो आपके मन में भी आएगा यार जीवन में कुछ है ही नहीं, निराश ही है, कुछ है ही नहीं, आदमी सब अनसक्सेसफुल हैं, कोई सक्सेसफुल नहीं है, ये सारी चीज़ें आएंगी। इसीलिए थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को, बुध। इसीलिए थर्ड हाउस जो है 3 नंबर मिला है, मिथुन राशि, और इसके स्वामी है बुध। तो बुध बुद्धि के भी कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, है ना। और इसीलिए अगर
सबकॉन्शियस माइंड ये ऐसा माइंड होता है कि जब आप कोई भी काम कर रहे हो कॉन्शियस माइंड ना होके सबकॉन्शियस माइंड से वो काम होता चला जाए। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं ना, कैसे गियर बदल रहे हैं, कैसे आप स्टेयरिंग काट रहे हैं, ये सारी चीज़ें किससे होंगी? आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। आपको उस समय दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आप बात भी कर रहे होंगे, आप किसी फ़ोन से बात कर रहे होंगे, अपने आप ब्रेक लग जाएगा, अपने आप क्लच लग जाएगा और अपने आप गियर पड़ जाएंगे। आप मतलब आपके हाथ से वो होता चला जाएगा सारा काम, ठीक है। उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन आपका दिमाग चलता है वहाँ पर भी, ठीक है। वो सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। इसीलिए थर्ड हाउस इम्पॉर्टेंट है और इसीलिए अपने मित्र सोच समझ के बनाइए, अपना समय बहुत सोच समझ के यूज़ करिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा मोबाइल भी चलाते हैं ना तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ख़राब हो जाएगा, बुद्ध खराब जाता है। इसीलिए अगर आप ज़्यादा अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, आप अपना मोबाइल वॉशरूम में ले जाते हैं, तो आपको स्किन रोग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, त्वचा रोग आपको हो सकता है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं चौथा घर। चौथा घर को बोला जाता है माँ का घर। चौथा घर होता है सुख का स्थान, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा कहीं पर कंफर्टेबल अगर होता है तो अपनी माँ के पास होता है, ठीक है। इसीलिए चौथा घर बोला जाता है सुख का स्थान। चौथा घर आपके बहुत ज़्यादा करीबी परिवारी जो लोग हैं वो भी चौथे हाउस से ही देखे जाते हैं, ठीक है। चौथे हाउस से ज़मीन जायदाद भी देखी जाती है, क्योंकि ये आपका जन्म स्थान भी है और यहाँ से आप ज़मीन जायदाद वगैरह भी सारी चौथे हाउस से ही देखी जाती हैं, ठीक है। एंड चौथे हाउस से वाहन भी देखे जाते हैं। वाहन का सुख होगा, मकान का सुख होगा, ये चौथे हाउस से ही देखा जाता है। माँ का सुख कितना होगा, चौथे हाउस से देखा जाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल भी थोड़ा देते हैं जिससे आपको बहुत और समझ में आ जाए। मान लिया चौथा हाउस में यहाँ पर 4 नंबर लिखा है और यहाँ पर चंद्रमा भी बैठे हैं। 4 नंबर के स्वामी कौन है, अगर यहाँ पर देखिए, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोग को ये याद हुआ नहीं होगा तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। 4 नंबर के स्वामी हो गए, 4 नंबर मतलब कर्क राशि और स्वामी हो गए चंद्रमा,